पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुल्ला पेरियार बांध के लिए नियुक्त सुपरवाइजरी कमेटी यानी पर्यवेक्षी समिति यदि रूल कर्व की जानकारी नहीं देती है या विफल रहती है तो इसके लिए तमिलनाडु के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। सवाल है कि रूल कर्व यानी नदी के लिए ये रूल कर्व आखिर है क्या? मुल्ला पेरियार बांध से इसका संबंध क्या है? मुल्ला पेरियार बांध को लेकर इतना क्यों रहता है केरला और तमिलनाडु में विवाद? आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में हम इसे समझेंगे। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित तमाम मुद्दों की देखरेख के लिए एक परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी गठित की थी। आप जानते हैं, मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु और केरला के बीच एक विवाद बना हुआ है और फिलहाल जो विवाद है वो है रूल कर्व को लेकर। रूल कर्व होता क्या है समझिए। किसी बांध में कितना जल होगा, वो भी साल के अलग अलग समय पर, ये तय कैसे होता है? ये तय होता है रूल कर्व के माध्यम से। रूल कर्व, जिसे हम हिंदी में नियम वक्र कह सकते हैं, वो दरअसल किसी बांध के खाली होने या भरने की क्षमता को बताता है कि कितना लेवल, कितना स्तर रखा जाए कि बांध सुरक्षित रह सके, कितने स्तर तक उसे खाली किया जाए। यानी मॉनसून के समय हम इस बांध में कितना पानी रखें और उसे छोड़ना हो तो उसके लिए कितना गेट खोलें, कितना न खोलें। ये तमाम जानकारियां एक रूल कर्व के माध्यम से मिलती हैं। यानी फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल जो होगा रिजर्वॉयर का यानी बांध का, वो रूल कर्व से डिसाइड होगा, तय होगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बांध के पूरे सुरक्षा तंत्र का ये एक कोर हिस्सा है, ये एक मुख्य भाग है। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि मुल्ला पेरियार बांध पड़ता केरला में है। पेरियार नदी पर वो है केरला में, लेकिन उसका परिचालन यानी उसकी देखरेख करती है तमिलनाडु सरकार। यानी अवस्थिति है केरल में और देखरेख है तमिलनाडु द्वारा। तो विवाद के कहीं ना कहीं मुद्दे आ जाते हैं। अब रूल कर्व को लेकर विवाद क्यों है? रूल कर्व पर तमिलनाडु सरकार का कहना है कि केरल जानबूझकर रूल कर्व को फाइनलाइज करने में यानी उसके नियम तय करने में देरी कर रहा है। लेकिन केरल सरकार का कहना है कि तमिलनाडु ने 1939 के पुराने गेट ऑपरेशन शेड्यूल को शुरू कर दिया है। यानी उस समय एक बांध दरवाज़ा परिचालन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत ये तय किया गया था कि कब बांध का दरवाज़ा खोला जाए या ना खोला जाए। तो केरल सरकार का कहना है कि तमिलनाडु उस 1939 के पुराने वाले गेट ऑपरेशन शेड्यूल को शुरू कर रही है, जबकि हम चाहते हैं कि इसके रूल कर्व नियम निर्धारित हों। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि रूल कर्व में देरी हमारी तरफ से नहीं बल्कि केरल सरकार की ओर से की जा रही है, क्योंकि दोनों मिलकर ही रूल कर्व निर्धारित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है, लेकिन इसका परिचालन तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। इसकी वजह यह है कि साल 1886 में त्रावणकोर के महाराज और भारत के राज्य सचिव के बीच एक लीज अग्रीमेंट साइन हुआ था। वो लीज एग्रीमेंट पेरियार के सिंचाई कार्यक्रमों को लेकर था, जिसमें कहा गया था कि अगले 999 वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा, अगले 999 वर्षों तक पेरियार लीज एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है और इस बांध के परिचालन का जिम्मा तमिलनाडु को दिया जाता है। तब से तमिलनाडु सरकार के पास इसके परिचालन का जिम्मा है। यानी अगले 1000 वर्षों तक, 1886 से अगले 1000 वर्षों तक ये तमिलनाडु सरकार के पास रहेगा। इसका निर्माण 1887 से 1895 के मध्य में किया गया था और इस बांध से अरब सागर की बहने वाली नदी की धारा को मोड़कर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो मदुरई पड़ता है वो शुष्क वर्षा क्षेत्र में आता है, जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है, तो वहाँ पर सिंचाई हो सके, वहाँ उस क्षेत्र को, मदुरई शुष्क क्षेत्र को पानी की उपलब्धता कराई जा सके। इसकी वजह से ये सब किया गया था। आप ये जानते ही होंगे कि मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में पड़ता है और मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर यह स्थित है। इसी की वजह से इसको नाम मिला मुल्ला पेरियार बांध। अब तमिलनाडु का पक्ष इसमें यह है कि तमिलनाडु सरकार कहती है कि बांध को मजबूत करने के हम तमाम उपाय कर रहे हैं, लेकिन
केरल सरकार जलाशय के जल स्तर को बढ़ाने के जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं उसमें बाधा डाल रही है। इसकी वजह से मदुरई के किसानों को नुकसान हो रहा है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। जबकि केरल का पक्ष ये है कि जहां बांध है उसके प्रवाह की दिशा में जो इडुक्की जिला है वो भूकंप प्रवणता वाला क्षेत्र है। अगर यहाँ पर भूकंप आया, हमने यहाँ पर जल स्तर को बढ़ाने की अनुमति दी और भूकंप आता है तो यहाँ के ज़िले के निवासियों को तबाही का सामना करना पड़ेगा। और वैज्ञानिक भी ये बात कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर यदि भूकंप आता है तो उसकी इंटेंसिटी 6 से ऊपर हो सकती है और इससे 30 लाख से अधिक लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो केरल का अपना पक्ष है और तमिलनाडु का अपना पक्ष है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए मुल्ला पेरियार बांध पर सर्वोच्च न्यायालय ने परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी नियुक्त की थी। उस समिति को रूल कर्व की जानकारी देने के लिए कहा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वो विफल रही है या विफल रहती है तो हम तमिलनाडु के मुख्य सचिव को तलब करेंगे, वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि पर्यवेक्षक समिति जो थी उसे 3 मुख्य सुरक्षा बिंदुओं को संबोधित करना था, उस पर बात करनी थी, कदम उठाने के लिए निर्देश देने थे। उनमें शामिल था निगरानी और बांध उपकरणों का रखरखाव करना, नियम वक्र यानी रूल कर्व को अंतिम रूप देना और गेट ऑपरेटिंग शेड्यूल को ठीक करना, यानी कब गेट खोले बांध का, कब ना खोले, कब पानी छोड़ा जाए, कब ना छोड़ा जाए, ताकि दोनों राज्यों के लोगों को कोई नुकसान ना हो और एक बैलेंस बन सके। लेकिन अब तक इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। यहाँ पर बात हम लोग पेरियार नदी की भी कर लेते हैं। पेरियार नदी आप जानते हैं केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है और इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि ये केरल राज्य की 12 मासी नदियों में से एक है। पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से ये नदी निकलती है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में मुल्लायार है, चिरुथोनी है, पेरिंजुकुट्टी है और मुथिरपुझा है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल बेहद आसान है। आपको मुझे बताना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मीटिंग पॉइंट क्या है, यानी वो किस बिंदु पर आकर मिलते हैं, उस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है। अपना जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। ये तमाम पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और अगर आपने अभी तक ध्येय IAS का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।